सिनेमा मेरी नज़र में आपके लिए एक 3 घंटे की राहत है, जैसे सर्कस राहत होती है, जैसे जू राहत होता है। बिल्कुल ये रहे रुपए, अगर जी चाहे तो इन्हें उठा के अपना ईमान बचा ले, नहीं तो ठुकरा देने और बेईमान हो जा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दिन अमजद खान के बेटे का जन्म हुआ उस दिन हॉस्पिटल में बिल चुकाने के लिए उनके पास 400 रुपये तक नहीं थे और उसी दिन अमजद खान ने शोले फिल्म साइन की। तुमने सुना मैंने क्या कहा? 1975 में आई एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने पहले पर्दे के इतिहास में एक अपना अलग ही मुकाम बनाया। ये हाथ हमको देखा कौन? इस फिल्म के डायलॉग इतने बेहतरीन हैं कि इतने दशकों बाद आज भी एक एक डायलॉग लोगों के जहन में जिंदा है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, सांभा। इस फिल्म के रिलीज होने के 27 साल बाद 50वें फिल्म फेयर अवार्ड में पूरे 50 साल के अंदर सबसे बेहतरीन फिल्म का अवार्ड इस फिल्म को मिला। जो डर गया समझो मर गया। वैसे तो इस फिल्म के सभी किरदार बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन एक किरदार जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ वो था गब्बर सिंह का किरदार। कितने आदमी थे? दोस्तों, मजे की बात तो ये है कि ये गब्बर सिंह का रोल तीनों सीनियर एक्टर निभाना चाहते थे। गब्बर सिंह का रोल अमिताभ बच्चन भी निभाना चाहते थे, गब्बर सिंह का रोल धर्मेंद्र भी निभाना चाहते थे और तो और संजीव कुमार साहब भी पीछे नहीं थे, वो भी इस किरदार को निभाने के लिए अड़े थे। लेकिन निर्माता निर्देशकों ने बहुत ही मेहनत करके इन तीनों सीनियर कलाकारों को इस रोल को न करने के लिए मनाया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस गब्बर सिंह के किरदार को निभाकर अमजद खान इतने फेमस हुए, लेकिन निर्माता निर्देशक की वो पहली पसंद नहीं थे। निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद थे डैनी साहब। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। तो क्यों था इतना अहम गब्बर सिंह का ये किरदार? तो कैसे मिल गया रंगमंच के एक साधारण कलाकार को गब्बर सिंह जैसा फेमस किरदार? 17 वर्ष के अंदर रामगढ़ के कितने घर उजाड़े, कितनी औरतों का बेवा किया। आप अपनी दुनिया के हर प्रॉब्लम, अपना हर मसाइल भूल कर आप थिएटर में जाके बैठते हैं, अपने आप को एंटरटेन करते हैं, थोड़ी देर के लिए इमोशनली रिचर होकर हंस के रोकर निकल आते हैं। तो जानेंगे ऐसी ही रोचक बातें, तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना टॉकीज। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे शोले फिल्म से सुपर डुपर हिट हुए अमजद खान साहब के बारे में। जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। गब्बर सिंह विलन होने के बावजूद जिसका किरदार इतना दमदार था कि वही इस फिल्म की पहचान बन गया और मुख्य किरदार ठाकुर, जय और वीरू से भी ज्यादा लोकप्रिय हुआ। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं दोस्तों कि गब्बर सिंह का ये किरदार अमजद खान को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि दूसरे अभिनेता को ध्यान में रखकर गढ़ा गया था। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। इस फिल्म की कहानी हो, किरदार हो या डायलॉग्स, आज भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। न जाने क्या करेगा, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा। हर किरदार को इस तरह गढ़ा गया है कि लगभग 50 साल बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं। हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। इन किरदारों का जादू ऐसा रहा है कि ये उन्हें निभाने वाले कलाकारों की पहचान बन गए। जय वीरू के रूप में अमिताभ और धर्मेंद्र की जोड़ी तो सुपरहिट रही, वहीं बाकी किरदार भी इतने दमदार थे कि आज भी असल जिंदगी में कई बार उनका इस्तेमाल किया जाता है। सलीम जावेद के अद्भुत डायलॉग, रमेश सिप्पी के कमाल के निर्देशन, उन्होंने अपनी बोल्ड आवाज, क्रूर हाव भाव, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के कॉकटेल वाली शानदार अदाकारी से चंबल के बीहड़ों के डाकू को फिल्मी पर्दे पर जिंदा कर दिया था।
इससे दर्शकों के जेहन में वो खौफ पैदा हुआ कि वो टकटकी बांधे उसे देखते ही रह गए। यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए, निकल गई सब एक दिन की। इस रोल से उस समय के नए नवेले एक्टर अमजद खान न सिर्फ बॉलीवुड में स्थापित हुए बल्कि दर्शकों के जेहन में वो हमेशा के लिए अमर भी हो गए। 15 अगस्त 1975 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म के बाद कुछ ही हफ्तों में अमजद खान शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच चुके थे। क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? चारों ओर गब्बर के चर्चे होने लगे थे और देखते ही देखते उनके बोले डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। हालांकि वो कभी इस रोल के लिए पहली पसंद तो नहीं थे। जब फिल्म के किरदारों का सिलेक्शन चल रहा था तब गब्बर के रोल के लिए कलाकारों में तो होड़ मची थी। उस समय बड़े बड़े अभिनेता इस रोल को करने के इच्छुक थे। यहाँ तक कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार धर्मेंद्र ने भी इस भूमिका को निभाने की इच्छा जताई थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने तो इसके लिए राइटर सलीम जावेद से बात भी की थी, लेकिन पहले ये वीरू के रोल के लिए उन्हें चुना जा चुका था। इसलिए निर्माता जीपी सिप्पी और निर्देशक रमेश सिप्पी उन्हें गब्बर की भूमिका देने को तैयार नहीं हुए। बताया जाता है कि रमेश सिप्पी ने धर्मेंद्र से कहा कि अगर वो गब्बर बनेंगे तो वीरू का रोल संजीव कुमार को देना पड़ेगा, जो बसंती यानी हेमा मालिनी के अपोजिट है। संजीव कुमार और हेमा मालिनी की नजदीकियां उन दिनों मीडिया की सुर्खियां रहती थी और धर्मेंद्र इसे और हवा देना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली। कहते हैं संजीव कुमार ने भी इस रोल के लिए ट्राई किया, लेकिन उन्हें भी यह कहकर मना कर दिया गया कि उनके अलावा कोई दूसरा कलाकार ठाकुर के रोल को न्याय नहीं कर पाएगा। मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठाकर देख लो। दरअसल सलीम जावेद ही नहीं बल्कि इस फिल्म के निर्माता निर्देशक भी यही चाहते थे कि इस फिल्म में गब्बर का किरदार डैनी साहब ही करें। उस समय विलन के तौर पर डैनी रुपहले पर्दे पर छाए हुए थे। एक ज़माने में लिटरेचर जो था वो लिखा जाता था एनवायरनमेंट, कल्चर, उस वक्त की ज़रूरियात को देखकर, उस वक्त के माहौल को देखकर वो रिफ्लेक्ट करता था। वह पहले ही कई फिल्मों में शानदार अभिनय का लोहा मनवा चुके थे। 1973 की मर्डर मिस्ट्री फिल्म धुंध में ठाकुर रंजीत सिंह के किरदार की कामयाबी के बाद वह भी लगातार फिल्में कर रहे थे। फिल्म के कलाकारों के नाम का ऐलान हुआ तो उसमें डैनी भी शुमार थे, लेकिन फिल्म धर्मात्मा की शूटिंग आड़े आ गई। फिरोज खान की ये फिल्म मशहूर हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर का हिंदी वर्जन थी। फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी और सभी तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। इसमें बदलाव की गुंजाइश थी ही नहीं। फिरोज खान ने शूटिंग के डेट्स बदलने से मना कर दिया। अफगानिस्तान के मौसम और परिस्थितियों के चलते वह शूटिंग के लिए कुछ अतिरिक्त समय लेकर चल रहे थे। इधर शोले की शूटिंग के लिए भी सभी कलाकारों की डेट्स तय हो चुकी थी, जिन्हें बदला नहीं जा सकता था। ऐसे में डैनी को धर्मात्मा और शोले में से किसी एक को ही चुनना था। वह फिरोज खान को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह गब्बर के रोल से पीछे हट गए। शोले की शूटिंग शुरू होने में कुछ ही सप्ताह का समय रह गया था। ऐसे में डैनी के मना करने से फिल्म के निर्माता निर्देशक के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। इसके बाद गब्बर के रोल के लिए नए कलाकार की तलाश शुरू हो गई। गब्बर जैसे खास किरदार को निभाने के लिए ऐसे दमदार कलाकार की तलाश थी जो किरदार के साथ तो इंसाफ करे ही, साथ ही अपनी करिश्माई व्यक्तित्व से जय, वीरू और ठाकुर जैसे दमदार किरदारों और अमिताभ, धर्मेंद्र और संजीव कुमार जैसे मंझे हुए कलाकारों पर भी भारी पड़े। रमेश सिप्पी उस समय तक विलन के रूप में स्थापित हो चुके प्रेम चोपड़ा या रंजीत को लेने के लिए मन बना रहे थे, लेकिन उसी समय अमजद खान सलीम साहब के संपर्क में आए। असल में सलीम साहब के पिता अमजद खान के पिता बीते दौर के मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट जयंत के अच्छे दोस्त थे। वह अमजद को अच्छी तरह जानते थे। हालांकि उन्होंने उस समय तक केवल एक ही फिल्म में एक्टिंग की थी, लेकिन थिएटर में अपने हुनर से पहचान बना ली थी। जावेद साहब भी उनके कुछ नाटक देख चुके थे। दोनों ही गब्बर के किरदार के लिए अमजद को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। एक दिन सलीम साहब अमजद से मुंबई के बस स्टैंड पर मिले और कहा कि उनके लिए एक बड़ी फिल्म में अहम रोल है, लेकिन अभी तक यह पक्का नहीं है। उन्होंने अमजद खान को गब्बर के किरदार और फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन डायरेक्टर रमेश सिप्पी से मिलवाने की बात कही। अभिनेता सत्येन कप्पू, जिन्हें
ठाकुर के नौकर रामलाल की भूमिका के लिए लिया गया था, वह भी अमजद के साथ थिएटर में काम कर चुके थे। कप्पू से जब अमजद खान की अदाकारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी तुरंत कहा, हाँ, अमजद मुझसे अच्छा अभिनेता है, युवा सोच वाला युवा कलाकार है। उसके बाद रमेश सिप्पी से अमजद के नाम की सिफारिश की गई। वह भी अमजद खान के 1-2 नाटक देख चुके थे, इसलिए वो भी इनसे मिलने के लिए तैयार हो गए। अमजद खान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुछ ही दिनों में अपना वजन बढ़ाया और आवाज में भी काफी बदलाव किए। ऑडिशन से पहले उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली और दांत भी काले कर लिए थे। आखिरकार गब्बर के रोल के लिए उनका ऑडिशन हुआ और उन्होंने वह कर दिखाया जिसकी रमेश सिप्पी को तलाश थी। 20 सितंबर 1973 को उन्हें गब्बर के रोल के लिए साइन कर लिया गया। बड़ी मेहनत और अरमानों से फिल्म का काम पूरा हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1975 को जब फिल्म मुंबई और उस समय के बम्बई में रिलीज हुई तो सभी के हौसले पस्त हो गए। पहले 15 दिन फिल्म का रिस्पांस बेहद खराब रहा। फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी और खराब रिव्यू के कारण दर्शकों ने इसे लगभग नकार ही दिया था, लेकिन जिसने भी इसे देखा उसके दिलो दिमाग पर फिल्म और सबसे खासकर गब्बर का जलवा कायम हो गया और माउथ पब्लिसिटी से फिल्म ऐसी चली कि चारों ओर से इसकी मांग होने लगी। इसके बाद इसे देश के दूसरे हिस्से में भी रिलीज किया गया। तुमने सुना मैंने क्या कहा? सुना? वो सर, ये पैर। फिर तो इसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए और पिछले कई रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में तो फिल्म लगातार 5 साल से ज्यादा समय तक चलती रही। केवल भारत ही नहीं, शोले को रूस सहित कई दूसरे देशों में भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। शोले से पहले अमजद खान ने बतौर अभिनेता 1-2 फिल्मों में ही काम किया था, लेकिन गब्बर के रूप में उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी उस समय तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अमजद खान ने गब्बर में ऐसी जान फूकी कि वह बाकी किरदारों पर हावी हो गया। अब कहाँ गोली है, कहाँ नहीं, हमको नहीं पता। दर्शकों के दिलो दिमाग पर उनका जादू कुछ ऐसा चला कि लोग आपस में गब्बर के डायलॉग बोलने लगे। 50 के दशक के चंबल के जिस खतरनाक डाकू का रोल उन्होंने अदा किया, उसका जादू कुछ ऐसा चला कि गब्बर लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। आज भी लोग तरह तरह से इन डायलॉग्स का इस्तेमाल असल जिंदगी में करते हैं। गब्बर के ये डायलॉग्स तो लगभग आधी सदी बीत जाने के बाद भी आज भी उतने ही आकर्षक और तरोताजा लगते हैं जितने शोले के रिलीज होने के समय लगा करते थे। बहुत याराना लगता है। शोले के बाद अमजद खान विलन होते हुए भी स्टार बन गए। उनके आगे फिल्मों की लाइन लग गई। बड़े से बड़े निर्माता निर्देशक में उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन करने की होड़ सी लग गई। गब्बर और शोले की कामयाबी को देखते हुए कई निर्माताओं ने आगे भी ऐसी कई फिल्में बनाई, लेकिन कोई फिल्म, किरदार या कोई कलाकार शोहरत की उन बुलंदियों तक दोबारा नहीं पहुंच सका। यहाँ तक कि खुद अमजद खान भी दोबारा वो करिश्मा दोहरा नहीं सके। अब तेरा क्या होगा गोरिया? सरदार, मैंने आपकी चाय पी है। अब दारू पी। 1991 में आई रामगढ़ के शोले में उन्होंने एक बार फिर गब्बर सिंह का किरदार निभाया। जो जितना पी गया उतना ही जी गया। लेकिन फिल्म बेहद औसत दर्जे की रही और दर्शकों की दिलों में वह जगह नहीं बना सकी। इसके अलावा 2012 में गब्बर सिंह के नाम से तेलुगु फिल्म भी रिलीज हुई जो काफी हद तक कामयाब रही। फिल्म को 23वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 9 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस की तरह यहाँ भी फिल्म की किस्मत में इंतजार ही लिखा था। अमजद खान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो अवार्ड से चूक गए। इतनी बड़ी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद केवल फिल्म के एडिटर MS शिंदे को उनकी लाजवाब एडिटिंग के लिए अवार्ड मिला। बाद में बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए अमजद खान को, सिनेमेटोग्राफी के लिए द्वारका दिवेचा और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए राम यादेकर को अवार्ड दिया। इसके 27 साल बाद 50वें फिल्म फेयर अवार्ड में शोले को पिछले 50 साल की सबसे बेहतर फिल्म के रूप में दोबारा नॉमिनेट किया गया और इस बार फिल्म ने अवार्ड भी जीता। BBC ने 1999 में इसे फिल्म ऑफ मिलेनियम का अवार्ड दिया। वहीं ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने इसे सर्वश्रेष्ठ 10 भारतीय फिल्मों में शुमार किया।
तो दोस्तों, इस तरह एक ऐतिहासिक फिल्म का एक नेगेटिव किरदार जहां हमेशा के लिए अमर हो गया, तो वहीं इसे निभाकर एक नए कलाकार अमजद खान हिंदी फिल्मों के सबसे चर्चित विलन बन गए। महज एक फिल्म ने अमजद खान को मानो रातों रात स्टार बना दिया और घर घर में पहुंचा दिया। हालांकि इतनी जोरदार शुरुआत करने वाले अमजद खान का अंत बेहद दुखद हुआ। उन्हें इसी फिल्म के एक हीरो ने ऐसा धोखा दिया कि उनकी सारी संपत्ति लूट गई और इसी सदमे से उनकी जान तक चली गई। लेकिन यह कहानी हम अपने किसी दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। फिल्म शोले से जितनी तेजी से अमजद खान साहब का करियर का ग्राफ बढ़ा, उतनी ही तेजी से उनका वजन भी बढ़ता गया। और इसके पीछे का कारण दोस्तों ये था कि उन्हें मीठा बहुत पसंद था। वो 30-40 कप तक चाय पी जाया करते थे। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी उन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी और इस तरह 27 जुलाई 1994 को अमजद खान साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन जिस तरीके से उनकी मौत हुई वो बेहद चौंकाने वाला था। दरअसल उन्हें किसी से मिलने जाना था और इसलिए वो कमरे में कपड़े बदलने गए और अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। बेहद कम समय के लिए ही सही, लेकिन अमजद खान साहब ने जो हिंदी सिनेमा को अपना योगदान दिया है, उसे हिंदी सिनेमा कभी नहीं भूल पाएगा। उन्होंने खलनायकी की एक नई लकीर खींची। अमजद खान साहब को हमारी तरफ से श्रद्धांजलि। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी। हिस्ट्री है पूरी उसमें। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और शोले से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में किसी नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। नमस्कार।